बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने ये स्कैनएफ पढ़ लिया था, फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लिया था और ये स्कैनएफ भी देख लिया हमने और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमने समझ लिया। आगे इसके बाद एक और फंक्शन आ रहा है स्कैनएफ के बाद, जो कि स्कैनएफ की तरह से ही काम करता है। गेट सी एच एब्रीवेशन इसका बनता है गेट करैक्टर। स्कैनएफ में और गेट सी एच में फ़र्क इतना है कि जब हम गेट सी एच के ज़रिए से यूज़र से इनपुट लेते हैं, दोनों का काम यूज़र से इनपुट लेना ही है। जब स्कैनएफ से इनपुट लेते हैं तो वो जो करैक्टर यूज़र एंटर करेगा वो स्क्रीन पर ज़ाहिर होता है, लेकिन गेट सी एच के ज़रिए से जो हम इनपुट लेते हैं वो करैक्टर स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर नहीं होता। ठीक है, गेट सी एच फंक्शन सारफ से एक करैक्टर लेने के लिए इस्तेमाल होता है और स्कैनएफ भी एक करैक्टर ही लेता था अगर हम %c में कोई वेरिएबल के साथ स्कैन करते थे। सारफ जो करैक्टर इनपुट करता है वो स्क्रीन पर नहीं ज़ाहिर होता। ठीक है जी, स्कैनएफ के ज़रिए से करैक्टर लिया गया, स्क्रीन पर ज़ाहिर होता था। ये फंक्शन आमतौर पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रोग्राम उस वक्त तक आगे नहीं चलता जब तक सारफ कोई बटन नहीं दबाता। इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम प्रोग्राम के हेडर सेक्शन में conio.h शामिल करते हैं। अब ये हमने एक्टिविटी 2.3.c एक नया प्रोग्राम बनाया हुआ था, हम इसको सेव एज करते हैं। ठीक है जी, और इसका हम नाम रख देते हैं गेट सी एच, और हमने इसकी डाटा टाइप भी सेव एज टाइप भी चेंज करनी है। पहले C++ के तौर पे ये सेव कर रहा था फाइल को, मैं .c फाइल चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो जो इसमें कोई इजाफी चीज़ें हैं वो मैं डिलीट करके आपको गेट सी एच फंक्शन उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले उसने ये कहा कि गेट सी एच फंक्शन यूज़ करने के लिए एक नई हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जहाँ पर ये फंक्शन मौजूद है। वो हेडर फाइल कौन सी है? उसका नाम है conio.h। ठीक है, कॉन का मतलब है कंसोल, इसका एब्रीवेशन शॉर्ट यूज़ किया गया यहाँ पे। IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, तो STD का मतलब था स्टैंडर्ड, IO का मतलब था इनपुट आउटपुट। तो IO दोनों में सेम है, पहला स्टैंडर्ड था और ये कंसोल है। अब जो किताब वाले ने कहा उसके मुताबिक हम जब कोई भी फंक्शन लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें कुछ भी हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है जी, वी आर स्टडीइंग सी लैंग्वेज। तो इसके बाद जो पुराने कंपाइलर होते थे ना, पुराने कंपाइलर आउटपुट शो करते ही डिसअपियर हो जाती थी, स्क्रीन गायब हो जाती थी पुराने कंपाइलर्स में। ठीक है, तो उसके लिए गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल किया जाता था कि स्क्रीन गायब ना हो, बल्कि जब तक यूज़र सारिफ कोई करैक्टर इनपुट ना करे तब तक स्क्रीन रिजल्ट वहाँ पे नज़र आना चाहिए। लेकिन ये जो नए कंपाइलर हैं, जैसे ये हम डेव C++ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये मसला वैसे ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल और जगहों पे भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है जी, तो जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो पहले डेफिनेटली ये कंपाइल करेगा F11 प्रेस करने के बाद। ठीक है, तो वी आर स्टडीइंग सी लैंग्वेज। अब यहाँ पे कोई करैक्टर प्रेस करूँगा तो ये बंद होगा, कोई भी करैक्टर। ठीक है, पहले ये देखें, अभी इसका जो अगला फेज़ है वो भी अभी शो नहीं हुआ। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, इसका मतलब यह है कि मैंने कोई करैक्टर यहाँ पे एंटर करना है, मैंने कोई इनपुट देनी है। मैंने A प्रेस किया, अब ये अगली स्क्रीन आई है, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 14.89 सेकेंड्स। ठीक है, तो उससे पहले वो आपका इनपुट मांग रहा था। पुराने कंपाइलर्स में ये स्क्रीन फ़ौरन गायब हो जाती थी अगर हम गेट सी एच नहीं लगाते थे। यहाँ पर ये मसला नहीं है, यहाँ पर स्क्रीन आपको आउटपुट दिखाती है और आपसे एक कोई ना कोई किया प्रेस करते हो फिर एग्जिट करता है। अब यहाँ इसके अलावा इसका इस्तेमाल, चूँकि फ़िलहाल किताब वाले ने इसका और इस्तेमाल कोई नहीं बताया, इसका इस्तेमाल आप इफ़ कंडीशन में कर सकते हैं। वैसे इफ़ कंडीशन आपकी अगले चैप्टर्स में आनी है। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल गेट सी एच को कर दिया कमेंट। ठीक है जी,
और इफ कंडीशन के अलावा आप इसको इनपुट किसी वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ 4 टाइप का ग्रेड, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ ग्रेड इक्वल गेट ch, ठीक है, और इसके बाद मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, डबल कोट्स में मैं कहता हूँ बैकस्लैश n और योर ग्रेड इज, और आगे मैंने प्रिंट करवाना है %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, करैक्टर के लिए %c हम यूज़ करते हैं, तो जो वेरिएबल का नाम है वो मैं लिखूंगा। अभी मुझे ये भी चाहिए कि मैं यहाँ पे ग्रेड में इनपुट लेने से पहले यूज़र को कुछ मैसेज भी दूँ। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस प्रोग्राम्स में मैसेज देते आए हैं, मतलब क्या, प्लीज़ एंटर योर ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कर्सर ब्लिंक करेगा और यूज़र ग्रेड दे सकता है। बैकस्लैश n मैंने शुरू पे यूज़ कर लिया नई लाइन पे भेजने के लिए। सेव किया इसको मैंने, जब कंपाइल एंड रन किया तो वी आर स्टडीइंग सी लैंग्वेज के बाद आ गया प्लीज़ एंटर योर ग्रेड। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कोई ग्रेड देता हूँ, ए प्रेस करता हूँ, तो देखें यहाँ पर इस जगह पे जो मैंने करैक्टर एंटर किया है वो उसने शो नहीं किया, स्कैन-एफ में वो शो किया जाता था। जो करैक्टर एंटर किया जाता है वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, लेकिन वो इनपुट हो गई। जब हमने ग्रेड को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे मुझे ए शो हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे गेट ch में ये भी समझ लें कि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि स्कैन-एफ के ज़रिए से आप इंटीजर में इनपुट ले सकते हैं, स्कैन-एफ के ज़रिए से आप फ्लोट में इनपुट ले सकते हैं, करैक्टर में ले सकते हैं, किसी भी टाइप के वेरिएबल में आप इनपुट ले सकते हैं, जबकि गेट ch सिर्फ एक करैक्टर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इनपुट लेने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप इसको इफ़ कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं। वो हम चलें उसको हम अगले चैप्टर में जाके ही देखेंगे, क्योंकि जो आपका किताब है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहला चैप्टर हमारा प्रोग्रामिंग का तारुफ था, फिर यूज़र इंटरेक्शन सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर आपका मशरूत मंतक है। ठीक है जी, अब मशरूत मंतक में आप इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, वहाँ पर जाके हम गेट ch का और इस्तेमाल भी देख सकते हैं। चूँकि अभी आपने इफ़ कंडीशन नहीं पढ़ी, इसलिए मैं उसका आपको प्रोग्राम फ़िलहाल करवाना इसलिए नहीं चाह रहा कि आपको ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। ठीक है, तो गेट ch को हमने देख लिया, इसको हम इनपुट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और सम टाइम जो उसने एक पर्पज़ बताया है वो भी बहरहाल है कि आप गेट ch के ज़रिए से अपनी आउटपुट देखने तक स्क्रीन, आपकी आउटपुट स्क्रीन वो आपके सामने नज़र आती रहेगी। लेकिन ये पुराने कंपाइलर्स में मसला था, ये मैं आपको बहरहाल बता चुका हूँ। ऊपर दी गई मिसाल में प्रोग्राम सारफ से करैक्टर इनपुट करने का मुतालबा करता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म करने से पहले इनपुट का इंतज़ार करता है। ठीक है जी, तो अगला एक और प्रोग्राम आ गया, यहाँ पर उसने गेट ch को इनपुट के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है, एंटर एनी की। तो ये जैसे मैंने ग्रेड इनपुट लिए वैसे ही आप कोई की अगर प्रेस करेंगे तो वो आपका की के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी। अगर हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो हमें स्कैन-एफ और गेट ch फंक्शन से करैक्टर लेने में फ़र्क का पता चलेगा। जब हम स्कैन-एफ के ज़रिए से करैक्टर इनपुट करते हैं तो हमें प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए एंटर दबाना पड़ता है। एक ये भी फ़र्क है गेट ch का। स्कैन-एफ के बाद हमें करैक्टर एंटर दबाना पड़ता था, फिर वो इनपुट हमारी मुकम्मल होती थी। यहाँ पे गेट ch के लिए हमें एंटर भी नहीं दबाना पड़ता, वो सिर्फ एक करैक्टर लेता है। यहाँ पर एंटर भी नहीं दबाना पड़ता, लेकिन गेट ch प्रोग्राम में एंटर दबाने का इंतज़ार नहीं करता, ये फंक्शन करैक्टर लेते ही अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। एक तो ये फ़र्क, दूसरा ये है कि वो स्क्रीन के ऊपर करैक्टर को डिस्प्ले भी नहीं करता। ठीक है जी, उसके बाद आपका आ गया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये तो शुरू पे भी उसने प्रोग्राम लिखने के कवायद बताए थे कि हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन आता है। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर J के L के
राइट साइड पर एल के साथ ये आपका सैम्बल मौजूद है और इसको शिफ्ट के साथ लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको आपके इस पे IDE पे लिख के दिखाऊं तो अगर आप सिंपल एल के साथ राइट साइड पे जो की है उसको सिंपल दबाएंगे तो ये बल्कि डायरेक्ट ये लिखा जा रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ये विदाउट शिफ्ट आप सेमीकोलन लिखते हैं और शिफ्ट के साथ आप कॉलन लिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपका सेमीकोलन है, बगैर शिफ्ट के डायरेक्ट आपका सेमीकोलन लिखा जाता है। ठीक है जी, तो जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो ये बताता है कंपाइलर को कि लाइन ख़त्म हो गई है। ठीक है, सी लैंग्वेज में सेमीकोलन बतौर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल होता है। अगर हम हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन ना लगाएं तो नतीजतन एरर आ जाता है, कंपाइलर एक एरर देता है, हमने पीछे ये देखा हुआ है। एस्केप सीक्वेंस, हम एस्केप सीक्वेंस एक दो मैंने आपको बताए भी हैं, \n और \t आपको मैंने पहले उनका जिक्र किया था। एस्केप सीक्वेंस प्रिंटफ फंक्शन में वावैन के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। इनके ज़रिए प्रिंटफ फंक्शन मामूल के तरीक़ाकार से हटकर आउटपुट दिखाता है। उसको समझने के लिए हम नीचे के स्टेटमेंट को देखते हैं। ये देखें, माई नेम इज़, यहाँ पर उसने \/ के साथ डबल कोट इस्तेमाल कर लिए। तो आप प्रिंटफ में नॉर्मली डबल कोट्स में कोई वैल्यू नहीं शो करवा सकते क्योंकि डबल कोट तो पहले लिखा हुआ है। तो अगर आप डबल कोट में शो करवाना चाहते हैं तो आपको \/ के साथ डबल कोट दोबारा लिखने पड़ेंगे, फिर वो वाला लफ्ज़, वो वाला जो वर्ड है वो डबल कोट में आप या वो 4-5 वर्ड डबल कोट में लिख सकते हो। ठीक है जी, ऊपर दी गई स्टेटमेंट की आउटपुट उसने दिखा दी। ऊपर दी गई मिसाल में \/ एक एस्केप सीक्वेंस है, यही वजह है कि प्रिंटफ डबल कोट्स को स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस की बनावट, एस्केप सीक्वेंस में 2 करैक्टर होते हैं। पहला करैक्टर हमेशा \/ होता है, पहला करैक्टर हमेशा \/ होगा। जैसे प्रीवियसली आपने देखा ये प्रोग्राम्स में हम अक्सर औकात ये \n यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला तो \/ होगा, अगला ये बताएगा कि इस एस्केप सीक्वेंस ने करना क्या है। ठीक है जी, पहला उसने कहा \/ होगा, \/ को एस्केप करैक्टर कहा जाता है। दूसरा करैक्टर जो मतलूबा फंक्शनैलिटी के मुताबिक आता है, पहला करैक्टर \/ दूसरा करैक्टर मतलूबा फंक्शनैलिटी के मुताबिक आता है। जैसे अगर आप n लगाओगे तो नई लाइन पे जाएगा, t लगाओगे 4-5 लाइनें छोड़ देगा, अगर डबल कोट लगाओगे तो वो स्क्रीन के ऊपर डबल कोट शो करेगा। अच्छा, \/ को एस्केप करैक्टर कहा जाता है क्योंकि ये हर एस्केप सीक्वेंस के साथ एस्केप की निशानदही करने के लिए मुंसलिक होता है। एस्केप करैक्टर इसके बाद आने वाले करैक्टर स्क्रीन पर नहीं लिखे जाते, लेकिन ये वो मखसूस काम करते हैं जो इनसे मंसूब किया जाता है, किया गया है। जैसे ये देखें, \/ ये सिंगल कोड लिखा हुआ है, सिंगल कोड स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, ये डबल \/ स्क्रीन पर दिखाता है। \a अलर्ट की आवाज़ पैदा करता है, \b पिछला करैक्टर मिटा देता है। ठीक है, और आपके जो एक न्यू लाइन है ये मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था चूंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी। \n एस्केप करैक्टर के बाद n वाज़े करता है कि कर्सर को अगली लाइन के शुरू पर लेकर जाना है। ठीक है, ये एस्केप सीक्वेंस आउटपुट को एक से ज़्यादा लाइनों में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्केप सीक्वेंस को मज़ीद समझने के लिए इस मिसाल पर गौर करें। अब प्रिंटफ का कमाल ये है कि प्रिंटफ अगर आप एक स्टेटमेंट लिखें तो वो भी इस तरह से करते हैं कि नया एक प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि आसानी से बात समझ आ जाए। एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, और टाइप इसकी मुझे सी करनी है, .cpp का थोड़ा सा सिंटैक्स मुख्तलिफ है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें सारा कुछ अरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं बात समझा सकूँ नए सिरे से। ये देखिए, मैंने printf लिखा, ये देखिए ये printf एक लगाया, इसमें मैंने लिखा क्लास 10। ठीक है जी, और एक और printf लगाया, इसमें मैं प्रिंट करता हूँ, लिखता हूँ
गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट रंजीत शेखुपुरा। ठीक है जी। अब जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ज़रा ये इसकी आउटपुट देखिएगा। क्लास 10 के साथ ही उसने गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट रंजीत शेखुपुरा प्रिंट करवा दिया। इसमें कोई स्पेस नहीं आई, ये नई लाइन पे नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि नई प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाने के बावजूद भी कंपाइलर उसको उसी लाइन में शो करवाता है। अगर हम इसको नई लाइन पे शो करवाना चाहते हैं तो हमें सेकंड जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसके शुरू पर \n लिखना पड़ेगा, चाहे इसके बाद स्पेस दें या ना दें। अगर स्पेस देंगे तो वो नई लाइन पर एक स्पेस भी दे देगा, वरना वो नई लाइन पर तो लेके चला जाएगा, लेके जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी। मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो आप देखें उसने अब गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट रंजीत शेखुपुरा वो नई लाइन पे ले गया। ठीक है। तो ये एस्केप सीक्वेंस का काम है। पहला करैक्टर तो \n आना ही आना है। जो अगला करैक्टर है वो ये बताएगा कि पर्पस क्या है एस्केप सीक्वेंस का। ठीक है जी। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर लिया जी ये अलर्ट एस्केप सीक्वेंस क्या है। तो \n के बाद अगर हम a लिखेंगे तो हमारे कंप्यूटर में वार्निंग का एक मैसेज होता है, एक साउंड होता है। अगर हम कोई भी गलत काम कोई ऐसा अनअलाउड जो अलाउड नहीं है काम करें, या फिर कंप्यूटर हमसे सम टाइम परमिशन मांगता है किसी काम की, तो वो हमें एक अलर्ट मैसेज, एक अलर्ट साउंड देता है। तो वो यहाँ पे \a से वो साउंड आएगा। ठीक है जी। मैं इसको \a मैंने लिखा, सेव किया, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये देखें ये जो आवाज़ आई है ना, अब पता नहीं रिकॉर्डिंग में ये आवाज़ आई है कि नहीं, लेकिन आप स्टूडेंट ने सुनी होगी। ये आवाज़ \a से आई। अगर इसको मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ अच्छे तरीके से, तो ये देखें हमने एक get.ch पढ़ा था। ठीक है। get.ch के बाद मैं कहता हूँ कि जी चूँकि ये अगर मैं कंजेक्टिव लगा दूंगा तो वो महसूस नहीं होगी। get.ch लगाने का मतलब ये है कि वो तवक्कफ करेगा, वक्फा करेगा, फिर वो डिस्प्ले करेगा। जब तक मैं नया करैक्टर नहीं दूंगा फिर वो वक्फा करेगा। इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। सेव पहले मैंने कर लिया, कंपाइल एंड एक दफ़ा अलर्ट शो कर दिया। अब मैंने get.ch लगाया हुआ है, कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। get.ch का मतलब यह है कि मैं कोई भी करैक्टर प्रेस करूँगा, कोई भी की प्रेस करूँगा, फिर वो आगे चलेगा। फिर मैं की प्रेस करता हूँ, सुनिएगा ज़रा, फिर वो आवाज़ आएगी, क्योंकि आगे प्रिंट एफ में मैंने \a लगाया हुआ है। ठीक है जी। अलर्ट। ठीक है। ठीक है। 3 दफ़ा लगाया था, 3 दफ़ा वो आवाज़ आई, उसके बाद वो मेरा प्रोग्राम मेन जो फिनिश स्क्रीन से पहले आता है वो मेरा इंटरफेस आ गया। चौथी बार नहीं आई। चौथी बार लगाऊंगा तो चौथी बार भी आ जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा लगाया था। get.ch लगाया एक दफ़ा अलर्ट किया, फिर get.ch लगाया, फिर अलर्ट किया, फिर get.ch लगाया, फिर अलर्ट किया। मैं इसको चाहे जब तक मर्जी चलाता रहूँ। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो \a अलर्ट के अलावा क्या क्या लगा हुआ है। पिछला करैक्टर मिटाता है। ये करैक्टर कैसे मिटाता है? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अलर्ट के बाद मैं लगाता हूँ printf और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ALL और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया \b। अब स्क्रीन के ऊपर AL लिखा हुआ नज़र आएगा, LL नहीं आएगा। उसने एक करैक्टर अरेज कर देना, मैंने पूरा लिखा हुआ है। इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया, पहले एक अलर्ट की आवाज़ आई, फिर मैं स्पेस दबाई, अलर्ट की आवाज़ आई, फिर स्पेस दबाई, अलर्ट की आवाज़ आई, फिर स्पेस दबाई, अलर्ट की आवाज़ आई। तो अभी चूँकि घंटी भी बेल हो चुकी है, टाइम हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह ताला एस्केप सीक्वेंस हमने देख लिया। इसमें जो कोई चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं आगे ये एग्ज़ाम्पल भी हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, या कुछ और अगर हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।